नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी कॉलेज सिवान आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वर्गों में हम लोगों ने देखा था कि नैतिक निर्णय क्या है, नैतिक निर्णय का स्वरूप क्या है और नैतिक निर्णय का विषय क्या है। विषय की चर्चा क्रम में हम लोगों ने उपयोगितावादी और सुखवादियों के विचार को देखा था और पाया था कि उनका विचार एक पक्षीय है। इसी तरह हम लोगों ने अंतः अनुभूतिवादियों अर्थात कांट, बटलर और ग्रीन इत्यादि के विचार की समीक्षा की थी और पाया था कि वे जिस प्रेरणा की बात करते हैं वह नैतिक कर्म का केवल एक पक्ष है। मानसिक पक्ष में भी मोटिव या प्रेरणा एक अवयव है, उसमें साधन का विचार नहीं आता है। साथ ही साथ उसमें क्रियात्मकता का अभाव होता है, वह प्रेरणा स्वरूप होता है, व्यक्ति केवल प्रेरित होता है। इसलिए यह विचार भी एक पक्षीय प्रतीत होता है। हम लोगों ने देखा था कि उपयोगितावादी, सुखवादी और अंतः अनुभूतिवादी प्रेरणा के स्वरूप को लेकर स्पष्ट नहीं है। वे कहीं उसे स्प्रिंग ऑफ एक्शन या कर्म का उत्स, कर्म की इच्छा, कहीं डिजायर, कहीं विश, कहीं मोटिव और कहीं इंटेंशन के अर्थ में लेते हैं। इच्छा, अभिप्रेरणा या प्रेरणा और अभिप्राय तीन प्रमुख अवयव हैं जो नैतिक कर्म की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। वे यह निर्धारित करते हैं कि कर्म उचित होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा। इसलिए हमें यह आवश्यकता महसूस हो रही है कि इस तथ्य पर विचार किया जाए कि डिजायर क्या है या इच्छा क्या है, इसके स्वरूप पर विचार किया जाए। प्रेरणा क्या है, इसके स्वरूप पर विचार किया जाए और अभिप्राय क्या है, इसके स्वरूप पर विचार किया जाए। आज का व्याख्यान इन्हीं अवधारणाओं पर केंद्रित है। इच्छा किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा है, क्रेविंग है, भूख है, एपेटाइट है, जिससे हम संतुष्ट होते हैं। जब हमारे अंदर जागती है तब उसे इच्छा कहते हैं। इच्छा व्यक्ति की मानसिक अवस्था है जिसके द्वारा वह किसी अभाव की पूर्ति चाहता है। इच्छा आवश्यकता या प्राकृतिक भूख से भिन्न है, प्राकृतिक मांग से अलग है। आवश्यकता, तभी इच्छा का रूप ले सकती है जब उसे
पूरा करने की प्रबल कामना हो। इच्छा में आवश्यकता रहती है, परंतु यह आवश्यकता से भिन्न है। इसी तरह यह विष से भी भिन्न है। इच्छा एक जटिल मानसिक अवस्था है जिसमें ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक प्रक्रियाएं शामिल हैं। व्यक्ति यह जानता है कि हमें क्या चाहिए और व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए भावनात्मक रूप से सक्रिय भी होता है, उससे उसका लगाव भी होता है। साथ ही साथ उसमें कार्य करने की क्रियाशीलता भी होती है, वह कार्य करना भी चाहता है। इच्छा में अभाव ज्ञानात्मक है। अभाव का समाधान सुख की भावनात्मक है और अभाव को दूर करने की कोशिश क्रियात्मक पक्ष। विलियम लिली के अनुसार अब हम प्रयोजन के स्वरूप पर विचार करते हैं। विलियम लिली के अनुसार प्रयोजन या मोटिव वह चेतन मानसिक स्थिति है जो मनुष्य को विशेष ढंग से किसी कार्य में संलग्न करती है। इच्छा में हम कार्य करना चाहते हैं, लेकिन यह कार्य कैसे संपन्न होगा इसका निर्णय नहीं हुआ रहता है। हमारे मन के अंदर यह तीव्र भावना रहती है कि इस आवश्यकता को पूरा करना है, इस कार्य को पूरा करना है, परंतु उस अवस्था में यह निर्णय नहीं हुआ रहता है कि हमको इस आवश्यकता को किस तरह से पूरा करना है। जैसे हमें भूख लगी है या परीक्षा पास करना है। परीक्षा पास करना है तो हमारे मन में यह तीव्र लालसा रहती है कि मुझे परीक्षा पास करना है, लेकिन यह निर्णय नहीं हुआ रहता है कि मुझे किस तरह की से परीक्षा पास करनी है। मुझे प्रथम श्रेणी आना चाहिए, यह लालसा, यह इच्छा, डिजायर है, परंतु इस डिजायर में यह निर्णय नहीं होता है कि इसको पूरा किस साधन से किया जाना चाहिए। दिन रात मेहनत करके किया जाना चाहिए या नकल का जुगाड़ करके करना चाहिए या किसी कोचिंग संस्थान से मदद लेकर करना चाहिए। मोटिव में इसका निर्णय हो चुका होता है कि हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है वह किस तरह से प्राप्त करना है, और तब हम क्रियाशील होते हैं। उसमें क्रियाशीलता होती है। सुबह उठ करके ट्यूशन की तरफ भागते हैं, शाम होते ही किताब लेकर बैठ जाते हैं और अध्ययन करने लगते हैं। मोटिव की यह विशेषता है कि अगर हमने तय कर लिया है कि अपने बल पर मुझे प्रथम श्रेणी में पास करना है, तो हम लगातार अध्ययन में लगे रहें। तो वह एक मोड हो गया, एक ढंग हो गया। अगर हमने तय कर लिया है कि किसी शिक्षक की मदद से हम प्रथम श्रेणी में पास करेंगे, तो वो एक ढंग हो गया, तो सुबह उठ करके ट्यूशन की तरफ भागते हैं। इसी तरह अगर हमने तय कर लिया है
कि हमें नकल करके पास करना है तो हम पासपोर्ट खरीदना शुरू कर देते हैं, नोट्स खरीदना शुरू कर देते हैं, गैस का जुगाड़ करना शुरू कर देते हैं। इस तरह हमारा एक वर्किंग मॉडल या कैसे कार्य करना है, कैसे किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, यह तय हो जाता है और उसी के अनुसार हम क्रियाशील हो जाते हैं। तो लिली के अनुसार यह मानसिक स्थिति है जिसमें हम अपना काम करने का ढंग तय कर चुके होते हैं। मैकेंजी के अनुसार प्रयोजन का अर्थ या तो उससे है जो हमें प्रवृत्त करता है या किसी विशेष ढंग से कार्य करने के लिए उभारता है। मैकेंजी के अनुसार भी प्रयोजन या मोटिव का अर्थ है जो हमें कार्य की तरफ प्रवृत्त करता है और एक विशेष ढंग से हमें कार्य का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। प्रोफेसर स्टीफन के अनुसार प्रयोजन एक जटिल मानसिक अवस्था है जो व्यक्ति को कर्म की ओर प्रेरित करता है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सी होती हैं, इसलिए इच्छाएं भी अनेकानेक हैं। जैसे हमारे डिजायर्स हैं बहुत से, और उसमें से हम किसी एक का चयन करते हैं और वह एक समय कई इच्छाओं को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए इच्छाओं के संघर्ष में से किसी एक को चुन लेने के बाद तब हम किसी एक का निर्धारित कर लेते हैं कि हम इसी एक को प्राप्त करना है और तब उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। डीवी के अनुसार जब इच्छा का चयन हो जाता है तब वह प्रयोजन बन जाती है। जैसे हमें इच्छा है कि हम अपने मेहनत से अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रथम श्रेणी से पास करें, तो हमारा मोटिव हो गया कि हम मेहनत करके परीक्षा पास करें। तो वैसी अवस्था में यह एक इसको अभिप्रेरणा की अवस्था कहा जाता है। ए डिजायर व्हेन चूजन बिकम्स मोटिव। इसमें हम लोगों ने देखा कि साधन की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोगों ने अपने लालसा में अन्य इच्छाओं को हटाकर जो सबसे प्रबल इच्छा है उसका चयन कर लिया है और एक ढंग तय कर लिया है कि इसी के अनुसार हमें कार्य करना है, तो वह प्रेरणा कहलाती है। इसी प्रेरणा में जब साधन जुट जाता है कि हमें किस साधन से इसे प्राप्त करना है, तब उसे अभिप्राय या इंटेंशन कहा जाता है। यह मोटिव या प्रयोजन से ज़्यादा व्यापक मानसिक अवस्था है जो अपने आप में साधन को भी समेट लेती है। इसमें 3 अवयव आ जाते हैं। एक प्रयोजन या प्रेरणा, दूसरा इसमें हम लोग अनेक साधनों में से किसी एक साधन को चुन लेते हैं। जैसे हमें पढ़ने के लिए किताब खरीदना है या ट्यूशन पढ़ना है या नोट्स खरीदना है। इसमें से जब हम तय कर लेंगे तब किसी एक को साधन पर हम निर्णय पर पहुंच जाएंगे। एक साधन का प्रयोग करने के लिए तय कर लेंगे, तब इस अवस्था को हम लोग इंटेंशन की अवस्था कहते हैं, अभिप्राय की अवस्था कहते हैं। इस अभिप्राय में 3 चीजें होती हैं। एक प्रेरणा, जिसकी व्याख्या हम लोगों ने की। दूसरा कार्य को पूरा करने का साधन,
और तीसरा कार्य के फल के बारे में अनुमान। पहले फल की केवल कल्पना होती है। इंटेंशन में हम कल्पना से आगे बौद्धिक अवस्था पर पहुंच जाते हैं और हम अपना बल या अपनी क्षमता का निर्णय कर लेते हैं और तब उसमें किस साधन का उपयोग करेंगे तो हमें कितना फल मिलेगा यह समझ जाते हैं या इसका अनुमान कर लेते हैं। अर्थात प्रेरणा, साधन और फल की संभावना अभिप्राय की विशेषता है। अभिप्राय कई प्रकार का होता है, जैसे तात्कालिक अभिप्राय और दूरस्थ अभिप्राय। दो व्यक्तियों का तात्कालिक अभिप्राय एक हो सकता है, जैसे किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचाना, किंतु दोनों के दूरस्थ अभिप्राय दो हो सकते हैं। एक का अभिप्राय उसे बचाकर उसके अभिभावक से पुरस्कार प्राप्त करना और दूसरे का अभिप्राय उसे बचाकर पुलिस के हाथ सजा के लिए सौंपना हो सकता है। इसी तरह अभिप्राय का दूसरा प्रकार होता है बाह्य अभिप्राय और आंतरिक अभिप्राय। मान लें कि एक भिखारी आपके दरवाजे पर भिक्षा के लिए बहुत शोर मचा रहा है और आपकी मानसिक शांति को भंग कर रहा है। आप उसे भिक्षा देकर विदा करते हैं। इस कर्म को में आपका बाह्य अभिप्राय उसे दान देना है, परंतु आंतरिक अभिप्राय अपने दरवाजे से उसे हटाकर अपनी मानसिक शांति को प्राप्त करना है। इसी तरह तीसरा प्रकार है प्रत्यक्ष अभिप्राय और परोक्ष अभिप्राय। मान लें कि कोई व्यक्ति कार से जाते हुए अपने दुश्मन की हत्या के अभिप्राय से उस पर कार चढ़ा देता है और उसमें बैठे और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर व्यक्ति का प्रत्यक्ष अभिप्राय अपने दुश्मन की हत्या करना है, किंतु उसका परोक्ष अभिप्राय अन्य लोगों की हत्या भी है। इसी तरह चेतन अभिप्राय और अचेतन अभिप्राय भी होते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार अचेतन मन का प्रभाव हमारे कार्यों पर निश्चित रूप से पड़ता है। किसी कर्म के करने में हमारा अचेतन अभिप्राय भी रहता है, जिसकी जानकारी अक्सर कर्ता को भी नहीं रहती है। एक अंतिम प्रकार है आदर्शगत अभिप्राय और वस्तुगत अभिप्राय। कम्युनिस्ट पार्टी जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि कुछ लोग आदर्श के लिए कार्य करते हैं, कुछ लोग सिद्धांत के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ अभिप्राय भी दो प्रकार का होता है, एक आदर्शगत अभिप्राय और दूसरा वस्तुगत अभिप्राय। जैसे शिक्षण एक पेशा है जिसमें व्यक्ति अपने आदर्श की भी पूर्ति करता है और अपने भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। इस तरह हम देखते हैं कि अभिप्राय इच्छा, प्रेरणा से ज़्यादा पूर्ण मानसिक अवस्था है। यहाँ पर आकर व्यक्ति अपने अभाव की पूर्ति का ज्ञान, इच्छाओं के बीच का संघर्ष और
विचारणा के बाद संकल्प, संकल्प के बाद अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा के बाद साधनों पर विचार तथा उसके बाद कार्य के करने के लिए सन्नद्धता की अवस्था में पहुंच जाता है और उसे अपने फल के बारे में अनुमान हो जाता है। यह मानसिक अवस्था की पूर्णता की अवस्था है जिसमें कोई नैतिक कार्य संपन्न होने वाला होता है और कम या ज़्यादा किसी व्यक्ति के अभिप्राय के अनुसार कर्मफल की प्राप्ति होती है। कुछ दार्शनिक कर्मफल और प्रेरणा से ज़्यादा उपयुक्त अभिप्राय को नैतिक निर्णय का विषय मानने के विचार को मानते हैं। अर्थात उनके अनुसार नैतिक निर्णय का विषय इंटेंशन या अभिप्राय को होना चाहिए। अगले व्याख्यान में हम लोग नैतिक निर्णय के विषय के रूप में अभिप्राय के महत्व पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।